सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस विशेष कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से अमृतलाल रावल जी के साथ आया हूं। मैं निखिल सबलारिया, नई दिल्ली से। आज ये विशेष कार्यक्रम लेकर आया हूं, देश के अंदर जो राजनीति का ध्रुवीकरण है और उसके पीछे जो मुद्दे छुप गए हैं उसके ऊपर। आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी सर, मैं एक बार दोबारा से बोलता हूं आपको। आपकी आवाज नहीं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप फिर से एक बार हमारे धन्यवाद। साथ उपस्थित हुए हैं। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, अमृतलाल रावल जी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एक प्रकाशक हैं, पब्लिशर हैं, लेखक हैं, जर्नलिस्ट रहे, और कई विषयों पर उन्होंने रिसर्च भी करी है। और अमृतलाल रावल जी के का जो परिवार है, जो उनके पिताजी है, उन्होंने भारत में जो विपदा आई थी 1947 के पास, कि देश दो टुकड़ों में विभाजित हुआ, उसका दंश भी झेला है। और समाज के हर मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात पुस्तकों के, अखबार के माध्यम से रखी है। तो सर, आज जो देश के अंदर एक माहौल है, आपको क्या लगता है कि ये जो माहौल है ध्रुवीकरण का, धार्मिक रूप से, और फिर इसके ऊपर राजनीति बन गई है, तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? ऐसा जी कि आजकल जो माहौल है वो गर्म किया जाता है अपने अपने वोट के सेक्शन को, अपने वोट बैंक को साधने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए। तो उसको मजबूत करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अभी जैसे पीछे एक एसपी के एक जो है ना, एमपी ने कहा था कि राणा सांगा के बारे में कुछ कहा था, कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। ऐसा है कि उस समय जो था ना, भारत अखंड था। और जब महाभारत हुई थी तो महाभारत में भी जो लड़ाई हुई थी, लड़ाई तो यहाँ हुई थी नॉर्थ इंडिया में, हस्तिनापुर में, लेकिन दूर दूर से लोग जो है ना, राजा महाराजा आए थे लड़ने के लिए। जिसकी तरफ से वो लड़े वो उनकी मर्जी थी। एक उडुपी के थे महाराजा, उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया। उन्होंने बस किचन संभाली। इतनी बड़ी फौज के लिए किचन संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये जो है बाबर को, वो कहता है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया। बाबर जो है जब आ रहा था तो एलनाबाद अफगानिस्तान में गुरु नानक देव जी को उसने पकड़ लिया। वो अपनी अपनी जो है वो, उनकी कोई फौज नहीं थी उनके पास, साथ सिर्फ दो आदमी थे, बाला और मर्दाना। तो उनको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया और चक्की पिसवाई। उस समय सारा ये भारत था, अफगानिस्तान जो था वो भारत का हिस्सा था। और ये अंग्रेजों ने सारी जो है। आपकी आवाज चली गई है सर, थोड़ा सा। तो थोड़ी थोड़ी सी बाधा आ गई थी। तो सर, आप कह रहे थे, और हमारे साथ माननीय रमेश भंगी जी भी इस मीटिंग में आ गए हैं। तो हम ये जो मीटिंग कर रहे थे सर, रमेश सर जी, ये हमारी मीटिंग भारत में ध्रुवीकरण के राजनीति पर हो रही थी। बहुत बहुत स्वागत है इस मीटिंग में। तो नमस्कार। जी, रावल सर हमें बता रहे थे कुछ बाबर के बारे में, कि जब बाबर आया तो उसने हाँ जी। भारत के अंदर गुरु नानक जी के दो शिष्य थे। सर, आपने जो बताया वो एक बार आप दोबारा से दर्शकों को बताइए, फिर मैं हम आगे इस बात पे चर्चा हाँ जी, करेंगे। मैं बताया था। जी। ऐसा है कि बाबर की आजकल बात चल रही है, तो जो बाबर आया था तो वो एलनाबाद अफगानिस्तान में गुरु नानक देव जी को उसने पकड़ लिया। गुरु नानक देव जी उधर जा रहे थे, अरब की तरफ। मतलब ये उस समय सारा अखंड भारत था, अफगानिस्तान भी
जब भारत का हिस्सा था, ड्यूरेंट लाइन जो है थी अंग्रेजों ने डाली थी, और उसके बाद रेड क्लिफ लाइन भी अंग्रेजों ने डाली थी। उसके बाद श्रीलंका को भी अंग्रेजों ने अलग किया भारत से, बर्मा को भी उन्होंने अलग किया भारत से। तो ये सारा पहले एक ही था। तो जब गुरु नानक देव जी उधर जा रहे थे तो उन्होंने उनको उसने पकड़ लिया, और उनके पास कोई फौज नहीं थी। तो फिर भी जो है ना उसने ये जो अपनी धार्मिक उन्माद के लिए उसने सारा कुछ किया। गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि जब इसने हमला किया था तो औरतें जो थी वो अपनी कोहनी तक सोने की चूड़ियां वगैरह पहनती थी, लेकिन इसके आने की वजह से बहुत बर्बादी हुई, और सब उनका सोना जो एक था वो एक चला हमला गया, वो मतलब लड़ाई के तो उसमें चला गया। एक हमला अब ये जो हमारा। बात है जी जी, बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए। हाँ जी, आप कंटिन्यू करिए सर। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, कंटिन्यू करिए, मैं बाद में हाँ जी, बोलूंगा। तो उसके बाद ये जो लोग हैं बिना बात के उसका नाम ले रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। उस समय जब महाभारत हुई थी तो उस समय भी लोग हर जगह से आए थे। इस अखंड भारत के हर कोने से लोग आए थे, और केवल जो उडुपी के थे, उडुपी के जो राजा थे उन्होंने रसोई संभाली थी। तो उसी तरह से ये जो राणा सांगा के बारे में उसने कहा कि वो उन्होंने उसको बुलाया था बाबर को। अब दोस्त एक एक दूसरे का जो दोस्त होता है उस समय अपने सहायता के लिए बुलाता ही है। अब उन्होंने धर्म की परवाह नहीं की, मतलब वो ट्रूली सेकुलर थे राणा सांगा, तभी तो वो धर्म की परवाह नहीं करते। हम आज भी इस बात की परवाह नहीं करते कि अफगानिस्तान ने इतना जुल्म हुआ है, फिर भी हमने उनको हजारों टन जो है ना गेहूं भेजा है। उन्होंने हमारे एक भी ना सिख भाई को ना हिंदू भाई को रहने दिया है। केवल एक हिंदू वो है मंदिर, और उसका एक पुजारी अकेला जिसने आने से मना कर दिया। तो ये बेसिकली सेकुलर ही है, लेकिन वो आधी अधूरी बात करते हैं जो करते हैं। उस समय ये समय नहीं था कि वो किस धर्म का है, लेकिन जो हमलावर थे वो इसीलिए आते थे कि अपने धर्म को प्रचारित किया जाए। रमेश सर, मैं आपके पास आता हूँ। जी जी। तो ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, मतलब सर ने बताया अभी जो बात हुई राणा सांगा जी को लेकर, बाबर को लेकर। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये तो है, अभी तो है ही। अभी ऐसा नहीं लग रहा कि इस ध्रुवीकरण की राजनीति में सारी पार्टियां कूदना चाहती है, जो बीजेपी ने शुरू किया है। अभी सबको लग रहा है कि ये तो एक बड़ा मजेदार ट्रिक हो गई है, मतलब सब कूदो। आपकी क्या राय है इस पे? देश कहाँ जाएगा मतलब इस। लेकिन असल में क्या है, इन्होंने तो एक ऐसा नया सिस्टम चला दिया कि इसमें लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। अब हर एक के सामने सर्वाइवल की प्रॉब्लम आ गई, अपनी पार्टी को बचाए या पार्टी भी सर्वाइव कैसे करे। बहुत ही परेशानी में सबको डाल दिया है हर व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि पार्टियां ही परेशानी में आई हैं, इंडिविजुअल परेशानी में आ गया है। और इंडिविजुअल ही लोकतंत्र का बेस है, वी द पीपल जो है। तो हर व्यक्ति परेशान है, तो पार्टियां भी नेचुरल परेशानी में आ गई हैं। एक अजीब तरह का माहौल जो है, एक नए ढंग का सिस्टम पैदा कर दिया। असल में इन्होंने क्या कर दिया, गिव एंड टेक वाला है। परचेज करने वाला सिस्टम हो गया कि जो भी चीज है परचेज कर लो। हर चीज परचेज कर रहे हैं। आपकी पार्टी में आपको वोट नहीं मिले तो आप दूसरी पार्टी के लोगों परचेज कर लो। जो एमपीज आए हैं, जो एमएलए आए हैं, जो भी आए हैं राजनीतिक लोग, उनको परचेज कर लेते हैं। और आपके क्या है ये अपने मीडिया मीडिया को तो मीडिया हाउसेज ही परचेज कर लिए। एक पत्रकार को परचेज नहीं किया, पूरे हाउसेज को वो परचेज कर लिया। तो वहां तो कोई बचा ही नहीं ना।
आज हम जो कहते हैं मीडिया, मीडिया शब्द आजकल बेमानी हो गया है। तो बेमानी इसलिए हो गया क्योंकि मीडिया तो होता था, चौथा खंबा होता था। तो वो चौथा खंबा रहा ही नहीं भाई, ये तो एक ही हो गया। एक जैसे महाभारत में शायद एक कथा आती है कि हाथी के पांव में सबका पांव। तो एक ही चीज में तो सारी एक चीज समाहित कर मैं डाली है। जी मैं और अमृतलाल सर, आप हैं उधर सर? रावल सर, आपको हाँ देख, हाँ, मैं बैठा माइक हूँ, वीडियो ये वीडियो स्क्रीन ऑन कर लीजिए। तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ स्क्रीन आपसे। ऑफ, जी। स्क्रीन ऑफ हो गई है, फिर पता नहीं क्यों। अच्छा, हाँ ठीक है जी, अच्छा। हो गया। तो मैं आपसे ये अच्छा। बात पूछना चाहता हूँ हाँ जी, कि हाँ अच्छा, जी, मैं एक बात हाँ बोलना जी। रावल की है। सर ये मेरे सामने ये किताब है, जी जी सर बताइए। मुगल सम्राट बाबर। अच्छा। तो इसमें ना इसमें लिख रहा है लिखा है राणा संग्राम सिंह। तो क्या ये राणा संग्राम सिंह वही राणा सांगाई है क्या? मेरा हाँ जी, व्यक्तिगत हाँ जी, प्रश्न हाँ है। जी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक नहीं ठीक है, ठीक। वही है। हाँ जी। जी 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 ठीक। तो सर आप, जी मैं जी। रावल सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप का परिवार आया उस विपदा को, देखा उस विपदा को, 10 लाख के आसपास भारत के लोगों की एक तरह से मैं तो कहूँगा हत्या ही हुई है उस समय। और सिर्फ ये राजनेताओं की इतनी बड़ी, मतलब अगर हम पुराने डॉक्यूमेंट्स पे या पुराने एविडेंस जो भी उस समय हुआ है, मतलब इतने बेवकूफी भरे डिसीजन इनके रहे पार्टीशन करने के। इनको पता भी नहीं था किसको पार्टीशन करना है, कहाँ से पार्टीशन करना है, अच्छा जरूरत थी भी या नहीं थी। और बेमौत 10 लाख लोग, बेचारे बेगुनाह लोग, इन बेवकूफ राजनेताओं की वजह हाँ, से मारे गए। अब आप कैसे देखते हैं? आप, ऐसा है कि जो तीसरी या चौथी पीढ़ी चल रही है, आप कैसे देखते हैं? आपने देखा है, आपके पीढ़ी ने जो विभाजन की आपदा को देखा है। ऐसा है कि जब मतलब वो रेडक्लिफ आया था, तो वो उसको सिर्फ 5 हफ्ते का टाइम दिया गया था कि आपने 5 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम करना है कि भारत का विभाजन करना है, लकीरें खींचनी है। अब वो पहले भारत कभी आया नहीं था, उसको कुछ पता नहीं था भारत के बारे में। तो जल्दी जल्दी से उसने सारा कुछ कर दिया, एक मैप लिया, उसके ऊपर कुछ खींची लकीरें, और जो है ना 2 देश बन गए। जिन्ना जो था वो बार बार कह रहा था उसको, जो वाइस राय था, कि आप मुझे एक कोना दे दो, वहां बैठे बैठे मैं जिहाद करता रहूंगा। और जब उनको मिला वो कोना, तो एकदम उसने हमला कर दिया कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर के काफी सारे हिस्से को हथिया लिया। जो महाराजा थे कश्मीर के, वो भी बड़े एक दकियानुस किस्म के आदमी थे। उन्होंने कहा कि जो है ना, पंजाब से जो लोग आएंगे वो इधर ना आए, उधर चले जाए। उन्होंने ना तो वहां घुसने दिया किसी को। तो इससे ये हुआ कि जो उनकी मतलब भाषा और धर्म सब कुछ मिलता था, अगर वहां चले जाते तो कश्मीर समस्या जो पंडितों के साथ हुआ है, शायद ये ना होता। क्योंकि वैसे ही लोग उसी धर्म के लोग ज्यादा हो जाते, तो उनको ऐसी मुसीबत का सामना ना करना पड़ता। जैसा कि उनको मतलब आरे की इलेक्ट्रिक आरे से रख के जो है ना उनको चीर दिया गया, औरतों को। और वैसे बहुत बुरा हुआ उनके साथ। लेकिन वो जो महाराजा था, उसने वहां जाने नहीं दिया किसी को, और सबको इधर धकेल दिया। तो इस वजह से वहां की भी समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई। और वो एक आपने पीछे बताया था कि आपने एक पुस्तक पढ़ी है जिसमें पंडितों ने ये कहा था महाराजा को कि अगर आप इनको वापस मुसलमानों को वापस करेंगे, हिंदू जो हिंदू में जो हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हो करेंगे, गए। तो हम सतलुज में डल लेक में हम छलांग मार के आत्महत्या कर लेंगे। तो हमारी हत्या का जो पाप है वो आप पर लगेगा। तो इसलिए मतलब इस तरह से उनको जो है ना धमकाया गया, और अपने भविष्य को उन्होंने आग लगा ली इस तरह की बातें करके। अगर ये सारे वहां चले जाते हैं या काफी सारे चले जाते हैं,
तो अच्छा होता। अब 70 साल के बाद जब 370 हटा है तो वहाँ के जो दलित है उनको वोट डालने का हक मिला है। मतलब 70 साल तक वो लोकल इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते थे, केवल जो लोकसभा के इलेक्शन में वोट डाल सकते थे। उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला। लाखों लोग ऐसे हैं जिनको ना रिजर्वेशन मिला, ना सिटीजनशिप मिली। लेकिन वो सर केवल ये बात हो गई कि अगर सब हो जाता। लेकिन अगर हम इस्लाम के आने से पहले का भारत का एक काल देखते हैं, जहाँ पर बौद्ध धर्म को खत्म किया गया, जहाँ जातिवाद भी था, और जातिवाद बल्कि वर्ण व्यवस्था जातिवाद में बदल रहा था। तो ये जो दो सेक्ट हैं सोसाइटी के, ये क्या गारंटी कि अगर मुसलमान चले गए तो फिर से दो सेक्ट नहीं बढ़ेंगे? हिंदू वर्ण व्यवस्था तो चार सेक्ट में बांटती है, और चार सेक्ट के बाद फिर जातियों में बांटती है। तो इस पर आपकी क्या राय है? मतलब क्या गारंटी है कि अगर मुस्लिम्स नहीं होंगे तो यहाँ पर डिवीजन नहीं होगा? यहाँ तो जो राजे रजवाड़े थे वो डिवाइडेड तो थे। हाँ, रजवाड़े जो थे वो एनलाइटेंड होते तो ज्यादा अच्छा था। वो उनको कश्मीर के जो महाराजा थे वो ये कहते थे कि अगर हमने कश्मीर को खोल दिया इन रिफ्यूजियों के लिए तो पंजाबी जो है वो जमीन खरीद लेंगे। ये मेरे शब्द नहीं, डॉक्टर करण सिंह के शब्द है कि वो सारी जमीन खरीद लेंगे और जो बंगाली हैं वो सारी नौकरियां ले जाएंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वो ही थे उस समय। तो इसलिए ये जो है ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक दकियानूसी बात है। मैं रमेश सर आपसे पूछूंगा कि आपने तो काफी अध्ययन किया है, काफी किताबों का किया है। वैसे तो हमारे यहाँ पर आप दोनों ही काफी अध्ययन कर चुके हैं। इस तरह का जो देश का जो माहौल बन रहा है, और हर चुनाव में, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं चुनावों से पहले जब किसी से मैंने पूछा, यूथ से, कि आप किसको वोट देंगे, तो वो कहते हैं हम पहले धर्म देखेंगे। हम पहले, तो धर्म तो कहाँ भागा आपके हिसाब से? चलिए, मैं इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपसे चाहता हूँ कि कुछ विचारक जो रहे, या राष्ट्रीयता का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या एक धर्म के हिसाब से राष्ट्र चल सकता है क्या? हमारी आधुनिक जो डेमोक्रेसी हमने अपनाई है, इतनी वैरायटी ऑफ काम हमें करने हैं, व्यवहारिक चीजें, आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? चलो हमने कर दिया तो क्या रहेगा? नहीं, देखिए, भारत के ऊपर जो है ना, भारत एक देश नहीं है। भारत एक भारत महादेश है। महादेश है ये। सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको। यहाँ देखिए, जो दूसरे देश है ना, जहां हम कंट्री की, नेशन की जो परिभाषाओं में बांधते हैं ना, कि एक देश होगा, उसका एक भौगोलिक क्षेत्र होगा, उसकी कोई एक भाषा होगी, वहां के लोगों का एक कल्चर होगा। यहाँ पे वो जो दूसरे देशों की जो परिभाषा है भारत पे वो लागू ही नहीं होती। यहाँ लगभग 200 धर्म है, बल्कि ज्यादा ही हैं। सैकड़ों भाषाएं हैं। 22 तो हमारी, देखिए, हमारे नोट के ऊपर ही छपी होती है। सारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। राजभाषा हिंदी है, अंग्रेजी है। तो इसके अलावा इतनी भाषाएं, इतनी विविधता है हर स्टेट की। तमिल को देख लो। तमिल को तो संस्कृत से पुरानी लैंग्वेज मानते हैं। हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है, बांग्ला है, और संस्कृत जो एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, उसको ये मानती है। इसकी सबकी समृद्ध परंपरा है। तो ये सबके सबको किस में समाहित करेंगे? इनका सबकी एक अलग अलग एंटिटी है। तो ये जो जो हमारा जो कंट्री है ना, वो माना जाता है, ये क्या कहते हैं, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान में क्या लिखा हुआ है? इंडिया, दैट इज भारत, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये यस सर। स्टेट्स का यूनियन है। तो ये यहाँ पे हर स्टेट की अपने समृद्ध अपना, हर स्टेट जो है ना वो कंट्री जैसा ही है। तो ये सबको मिलके रहना पड़ेगा। ये विविधता जो देश की है, इस देश की विविधता को समाप्त करने की कल्पना करना भी बेवकूफी है। हम हाँ सब यही तो। मिलके रह सकते हैं। हाँ, ये अगर महाराजा ने यही तो किया। महाराजा जी, ने यही तो किया कि
और वो कह मतलब उसने कहा कि कश्मीर फॉर कश्मीरीज, मतलब और किसी को आने नहीं दिया, किसी भी विविधता को उसने स्वीकार ही नहीं किया। और जी लायलपुर जो था वो बिल्कुल साफ लगता था इसके मतलब कश्मीर के साथ ही था। तो और एक लाहौर भी लगा था, तो उसके तो लोग आज भी यहाँ पर जो होते हैं उनकी भाषा एक ही है, भाषा उनकी बिल्कुल मिलती जुलती है भाषा, तो उनको भी नहीं जाने दिया। अच्छा, वो आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। क्या करें। सर आपको आवाज आ रही है मेरी, रमेश सर? हाँ, मेरे को हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी है। आ रही है, अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी आ रही है आवाज। जी आपकी आवाज निखिल तो की आ रही आपकी है, आ सर रही की है। आवाज नहीं आ रही। ठीक है। हाँ, कोई अब नहीं, मैं आ रही आपसे पूछता हूँ है, रमेश सर दोनों की आ रही है। कि जी जी तो मैं दोनों की आ रही है। अब देखिए, अब ये विवाद तो हो हाँ गया। जी, विविधता में, जी विविधता में, हाँ जी, जी जी, बोलिए विविधता बोलिए। में जो है ना, एकता में अनेकता में एकता ढूंढने की कोशिश तो हम हमेशा से आवाज नहीं करते आ रही रहे सर हैं, की। लेकिन अब मेरी आवाज आ रही है नहीं? आपकी आवाज तो आ रही है मुझे। हाँ, आपकी आवाज आ गई, आ गई। आ गई? ठीक है। हाँ आ गई, अच्छा। जी जी जी। ऐसा फिर चली गई, फिर चली गई। कोई बात नहीं। जी जी। हाँ जी, आ रही है सर आपको आवाज मेरी? रावल सर, रावल सर की आवाज में। पर जी जी आपने कोई विचारक नहीं बताया रमेश जी, मैं कह रहा हूँ लोगों को कोई विचारक का तो कोई तो कुछ तो, किसी विद्वान की कोई विचार तो बताइए, नाम बताकर। प्लेटो का, एरिस्टोटल का, इस तरह का तो काफी आप पढ़ते हैं, या डॉक्टर हाँ हाँ, नहीं, क्या बता दीजिए। वो वो मुझे याद नहीं आ रहा के नाम लेके मैं, हाँ हाँ, ये सही बात है, मैं नाम नहीं ले पा रहा। तो, मैं तो। तो भाई ये जी रावल सर, आपकी आवाज आ रही है? जो हमारी आपकी आवाज विविधता नहीं है आ ना। रही। हाँ जी। अभी एक्चुअली समय कम है तो मैं इसको पॉज भी नहीं हाँ, कोई करूंगा, बात वरना नहीं। ये खत्म हो जाएगा। भारत के मैं ये संदर्भ कह रहा था में। कि एक आक्रमणकारी हुए अहमद शाह अब्दाली, और जी जब अहमद शाह अब्दाली आए तो लोगों को मैं इतिहास बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मुगल काल के समय आक्रमण किया जो अफगानिस्तान के थे, और उन्होंने मुगलों हम्म, को इतना मारा काटा पीटा, अहमद शाह अब्दाली ने, कि मुगलों को से इतना पैसा मांगा कि मुगलों को अपने घर के बर्तन तक बेचने पड़े। एक हमारे भारत का इतिहास ये भी है जो मैंने पढ़ा, कि जब हमारे यहाँ पर मुगलों, जब रॉबर्ट क्लाइव के बाद, रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश सेना थी, रॉबर्ट क्लाइव और एक जो वहाँ के जो उसके सेनापति थे इसके, जो कि मुस्लिम थे, तो ये और एक हिंदू हिंदू सेठ, तो हिंदू सेठ, मुस्लिम सेनापति और अंग्रेज अफसर रॉबर्ट क्लाइव मिलकर जब लड़ रहे थे मुगलों के खिलाफ, तो मुगलों का साथ देने के लिए 5,000 नागा साधुओं ने तोप के गोलों के आगे आके अपनी प्राण की आहुति दी देश के लिए। तो मुगल काल में जब हिंदू और मुस्लिम इतने, जाहिर सी बात है अगर नागा साधु आके मुगलों के लिए लड़ रहे हैं तो इतने बुरे तो नहीं होंगे मुगल। कुछ तो अच्छाई उनमें रही होगी ना, कि अगर नागा साधु आके लड़ रहे हैं तो उन्होंने भी अच्छाई करी होगी। तो नागा साधुओं की जो ट्रेडिशन रही होगी, उनको तो हिंदू किंग्स का भी पता होगा, तो उन्होंने कंपैरिजन भी किया होगा, कंपैरिजन करके इतना साथ देने को आगे आए होंगे। तो पहले का इंसान, हमें नहीं पता कि पहले का इंसान इतना नफरत वाला था या नहीं था, और पहले हमने कितना मैं इन्होंने किताब, इस्तेमाल किया। एक किताब लेके आता हूँ मैं। जी। तो पर अब जो ये जो चल रहा है, अब बल्कि उल्टा हमें इन सब चीजों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, अपनी नई डेमोक्रेसी हमारे विज्ञान की तरफ जाए। हमारी पॉवर्टी इतनी प्रॉब्लम है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी प्रॉब्लम है। तो मैं एक लास्ट वर्ड चाहूंगा, समय से तो से बुक लेके आ गए। रावल सर, आपकी आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? सर जी। ये रामायण का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं। जी सर, बताइए। ये रामायण लिखवाई है सुमेर चंद ने 1713 में। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी। 13 में सुमेर चंद ने ये फारसी में फारसी में अनुवाद किया था संस्कृत से। इतनी बेहतरीन अच्छा ये रामायण है।
ऐसे पेज में एक एक पेज इतना शानदार पेज है। हाँ जी, हाँ कितना जी। कितनी पेंटिंग्स कितनी शानदार है सर। तो ये मुगल्स बहुत मुगल्स अच्छी। ने ये पेंटिंग्स बना के इतनी बढ़िया ये किताब रामायण ये कब 1713 में लिखी है। तो भारत वो भारत को अपना देश समझते थे, वो पराया देश नहीं समझते थे, वो आक्रमणकारी समझते ही नहीं थे अपने आप को। तो अभी तो ये जो नफरत का जो बोया जा रहा है मुगल्स के खिलाफ, ये जो इस तरह का है, ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है कि जो उन्होंने इतना कुछ वो किया हो। देखिए राजा अगर करता है, जो उसके खिलाफ जो जाएगा, वो तो अत्याचार करते ही हैं। अभी भी क्या है, अभी भी वर्तमान सर सरकार ईडी आ जाती है, ने सीबीआई क्या आती है, लोगों को बंद नहीं किया, कितने उठा के विद्वानों को बंद किया न्यूज़पेपर में इसमें। आते हैं, कैरेक्टर एसेसिनेशन, आपका पूरा परिवार चिंता में हो जाता है। आप कितने लोगों को उठा के ले गए, दिल्ली यूपी से आती है पुलिस, दिल्ली से उठा के ले जाती है। एक वो था रिपोर्टर था वायर का, उसको उठा के ले गए, कई साल उसको बंद कर दिया। अरे भाई वो देखिए हमारे इसमें जो पूना में शौर्य दिवस के अवसर पे जो बंद किया था, उसको सिपर नहीं दिया हमारे। बड़े बड़े वो लोगों क्या को नाम बंद था कर दिया उनका, उसने तो। स्वामी स्टेन, है खैर ना, सर समय कम स्टेन हो रहा है, स्वामी को सिपर हम नहीं दिया। इस पे वो चर्चा तो जारी अपने, करेंगे। थोड़ा सा समय कम हो रहा है, इस हाँ पे अचानक बंद हो जाएगा ठीक है, एब्रप्टली। तो थैंक यू सर, आप ठीक दोनों का ठीक बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस टॉपिक पे और आगे ठीक चर्चा करेंगे सर, अभी टाइम थोड़ा कम है ठीक इसलिए। ठीक है, धन्यवाद। सर थैंक यू सर। हमारी पुस्तकों की ओके सर। वेबसाइट है nspmart.nsp.com पे जा सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। ये थे माननीय अमृतलाल रावल जी और माननीय रमेश भंगी जी हमारे साथ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमस्ते।